हेलो नमस्कार साथियों, मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि तारा क्या होता है, तारा कैसे बनते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, तारों का अंत कैसे होता है और तारों का रंग जो है कैसे निर्धारित करते हैं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि तारे क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है वे तारा कहलाते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि तारों का जन्म कैसे होता है। तो मित्रों, तारा बनने से पहले जो तारा होता है वो बनने से पहले गैसों का विरल गोला होता है। मतलब गैसों का ऐसे विरल गोला होता है। ये ग्रेविटेशन की वजह से मित्रों, ये ग्रेविटेशन की वजह से आपस में संकेंद्रित होती हैं। गैसों का संकेंद्रण होता है, ये पास आ जाते हैं और बादल के समान छा जाते हैं। इन्हें हम नेबुला कहते हैं, यानी निहारिका। गैसों के अत्यधिक संकेंद्रण एवं दाब से एवं नाभिकीय संलयन से इसमें एक हीट जनरेट होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको बहुत तेजी से दबाऊं, बहुत ही ज़्यादा तेज से, तो ये एकदम जब छोटा हो जाएगा और इतना इसका घनत्व जो है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उससे इसके अंदर एक हीट उत्पन्न होगी। तो वैसे यहाँ भी है कि गैसों के अत्यधिक संकेंद्रण एवं दाब की वजह से हीट उत्पन्न होगी। और जब आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है, उस विधि के द्वारा, नाभिकीय फ्यूजन की क्रिया के द्वारा इसमें हीट उत्पन्न होती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ हीट होगी वहाँ अपने आप ही लाइट आ जाएगी। तो इस प्रकार हीट एंड लाइट यानी प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों यहाँ पे आ गए तो तारा का जन्म हुआ। इस प्रकार तारे का जन्म हुआ। अब ये तारा जो होता है, ये नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन और हीलियम का होता है, इसकी फ्यूजन क्रिया द्वारा ये सॉलिड और लिक्विड होता है। और ये दोनों मिलके जैसे जेली नहीं होती है, जेली लिजलिजाहट टाइप की, वैसे ही इसका फॉर्मेट होता है तारे का। और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। मित्रों, आगे चलते हैं कि तारा जो होता है, जब इसकी एनर्जी 90% खत्म हो जाती है, यानी तारे की जो एनर्जी है जब 90% खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, ये लाल दानव यानी रेड स्टार बन जाता है। और साथ में इसका आकार बढ़ जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। 5 अरब साल बाद ये बताया गया है कि जो अपना सूर्य है ये भी लाल दानव बन जाएगा और अपने पास के 4 ग्रहों को जला डालेगा। यानी 4 ग्रह कौन कौन से हैं? हमने आपको आंतरिक ग्रह में बताया था कि 4 वो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी अपने आंतरिक ग्रहों को ये जला डालेगा 5 अरब साल बाद। और जला डालेगा तो हम ये समझते हैं कि पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा उसी समय। तो सूर्य की आयु 5 अरब साल बची है। 5 अरब साल बाद सूर्य भी लाल दानों की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार हम चलते हैं। अब तारों का जो निर्धारण होता है, यानी किसी भी तारे का भविष्य जो होता है मित्रों, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो एक यहाँ पे कंडीशन है, शर्त है, चंद्रशेखर सीमा। अब आप पूछेंगे कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। किसी अस्थायी श्वेत बौने का अत्यधिक संभावित द्रव्यमान जो है मित्रों, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तो आप पूछेंगे कि भाई संभावित द्रव्यमान श्वेत बौने क्या हैं? भाई जब आप जानेंगे कि श्वेत बौने क्या हैं, तो जिन तारों में मित्रों इतना द्रव्यमान नहीं होता है कि वे आगे चलकर अपना ईंधन खत्म हो जाने पर नाइट्रोजन तारा बन सकें, जिन तारों में इतना द्रव्यमान नहीं होता है कि जो आगे चलकर ईंधन खत्म हो जाने पर नाइट्रोजन तारा बन सकें, वे तारे श्वेत बौने बन जाते हैं। जैसे ये क्या है, रेड स्टार है, लाल दानव है। तो इसका जो मित्र द्रव्यमान है, इसके बाद ये खत्म है, इसके बाद ये बनेगा श्वेत वामन, और उसके बाद जो इसकी कंडीशन बनेगी ये यहीं पे जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो यहीं पे चंद्रशेखर सीमा जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, इन्होंने 1930 में अपनी जो थ्योरी दी उसमें बताया कि एक
अत्यधिक संभावित द्रव्यमान होता है अगर इससे कम है कोई चीज़, यानी यदि सूर्य के द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है 1.44 गुना से यदि कम है तो ये तारा श्वेत वामन बनेगा, यानी जीवाश्म तारा। यदि सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक है, यानी एक कंडीशन है जिसमें 1.44 द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना से अगर अधिक है तो वो तारा अभिनव तारा यानी सुपरनोवा विस्फोट बनेगा, जो कि आगे चल करके कई सारी चीज़ों में परिवर्तित होगा। अब आगे मित्रों हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। लाल दानव है, अब आप यहाँ से समझिए, लाल दानव यानी रेड स्टार। तो यहीं से जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 1.44 से सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम है, और दूसरी कंडीशन आ जाती है कि 1.44 के द्रव्यमान से अधिक है, ये चंद्रशेखर सीमा से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा श्वेत वामन यानी व्हाइट डॉर्फ, श्वेत वामन व्हाइट डॉर्फ इसको बोलते हैं, जीवाश्म तारा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि लाल दानों के बाद इसमें 95% ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो खत्म हो जाती है, और इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, इसे व्हाइट डॉर्फ भी कहते हैं, व्हाइट डॉर्फ। तो मित्रों यहाँ पे क्या होता है, इसकी एनर्जी तो कम हो जाती है और इसका आकार बढ़ जाता है, आकार जो होता है इसका बढ़ जाता है। मित्रों श्वेत वामन में इसका आकार बढ़ जाता है, एनर्जी एकदम कम हो जाती है। आगे चल करके मित्रों ये श्वेत वामन काले वामन में परिवर्तित होता है, जहाँ ब्लैक डॉर्फ, इसको बोलते हैं ब्लैक डॉर्फ। यहाँ पे मित्रों तारे की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे तारे का अंत होता है, लेकिन अभी यहाँ तारे का अंत नहीं होगा, यहाँ पे ख़त्म तो हो जाएगा, बाद में जाकर आपका फिर से उसी में मिलेगा, ब्लैक होल में। आइए हम दूसरा बताते हैं। तो जो दूसरी कंडीशन है वो है कि जो सूर्य का द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से 1.44 जो अधिक होगा द्रव्यमान जिस तारे का, वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सुपरनोवा तारा, सुपरनोवा तारा बनेगा, जिसको अभिनव तारा और इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। मित्रों इसमें क्या होता है, इसमें सुपरनोवा में क्या होता है कि कार्बन के हल्के पदार्थ, जो कार्बन होता है उसके हल्के पदार्थ जो होते हैं ये लोहे में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं, लोहे में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं मित्रों, कर देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे क्या होता है, कार्बन के हल्के हल्के पदार्थ रहते हैं उनमें अत्यधिक संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण होता जाता है और ये फिर लोहे में परिवर्तित करते हैं, और लोहे में परिवर्तित होने के बाद मित्रों ये एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है। तो जब विस्फोट करता है तो इसी कारण इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं, यानी सुपरनोवा। ये विस्फोटक तारा सुपरनोवा बोलते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर सीमा का जो सिद्धांत दिया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिनका जन्म लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था, इन्होंने अपनी थ्योरी दी और उसमें यह भी बताया था कि 1857 में एक बार सुपरनोवा विस्फोट हुआ था जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। मित्रों अब ये सुपरनोवा आगे चल करके मित्रों किस में परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है न्यूट्रॉन तारे में, न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों जो न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाता है तो ये विस्फोट के बाद तारा जो होता है न्यूट्रॉन तारे में ये परिवर्तित हो जाता है।
इसमें क्या होता है कि घनत्व जो होता है मित्रों, घनत्व उच्च हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे में क्या होता है कि घनत्व जो होता है वो अत्यधिक उच्च हो जाता है। और मित्रों इसमें इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। इसमें दो कंडीशन इसमें होती है। न्यूट्रॉन तारे में ये होता है कि इसका जो घनत्व है, यानी यहाँ से मैंने आपको यहाँ बताया क्या हुआ, कार्बन के हल्के पदार्थ लोहे में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद विस्फोट होता है, तो वो जो पदार्थ रहते हैं वो और संकेंद्रित हो जाते हैं आगे चल करके। विस्फोट तो होता ही है, लेकिन विस्फोट होने के बाद भी उसमें लगातार संकेंद्रण होता रहता है। तो क्या होता है कि इसका घनत्व इस तरह का उच्च हो जाता है और आकार में वृद्धि हो जाती है। फिर ये आगे चल करके पल्सर में कन्वर्टित होता है, पल्सर तारा इसमें परिवर्तित हो जाता है। और पल्सर तारा की मित्र जो खासियत है वो ये है कि ये हमेशा चमकता बुझता रहता है, चमकता है, बुझता है। और मित्रों साथ में ही इसकी जो तरंग है वो अत्यधिक उच्च हो जाती है। साथ में इसकी जो तरंग है वो अत्यधिक उच्च हो जाती है। अब ये आगे चल करके यही पल्सर तारा क्वेसर तारा में परिवर्तित होता है। क्वेसर तारा इसमें परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या होता है मित्रों, ये तारे की अंतिम अवस्था होती है, बिल्कुल अंतिम अवस्था। ये तारे की अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती है। तारा अंतिम बार इसी क्वेसर में चमकता है, मतलब ये अंतिम बार इसी में चमकता है तारा। और फिर उसके बाद ये क्या होता है कि ये फिर क्वेसर तारा लगातार और संकेंद्रित होता जाता है। तो किसी भी चीज़ को आप इतना दबाएंगे और तब तक दबा देंगे। जैसे आप एक ले लीजिए इतनी बड़ी लोहे की बॉल जो ठोस हो, आप उसको दबाते जाइए, तो उसका आकार तो छोटा होता जाएगा, लेकिन उसका घनत्व जो है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अब आपको हम रफ कर लेते हैं तो आगे बताते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बताते हैं कि ये जो काला वामन है, अब मित्रों हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन बनी थी उसके अनुसार काला वामन था, काला वामन तारा, ठीक। जो दूसरी कंडीशन बनी इसमें लास्ट में आके क्या हुआ, क्वेसर तारा बना, क्वेसर तारा। तो ये क्वेसर तारा मैंने आपको बताया कि इसका घनत्व बहुत अधिक उच्च होता है और ये तारे का क्वेसर तारा अंतिम रूप से इसी में चमकता है और ये तारों की अंतिम अवस्था होती है। मैंने ये चीज़ आपको बताई। तो ये क्या होता है, इसके बाद जो है ये परिवर्तित हो जाता है, किसमें होता है, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है मित्रों। तो क्या होता है कि यही क्वेसर तारा इतना सिकुड़ता है, सिकुड़ के। तो मैंने आपको अभी बताया लोहे की बॉल का जो एग्जांपल दिया था कि किसी चीज़ को जब हम बहुत दबाएंगे तो उसका घनत्व जो हो जाता है वो अत्यधिक उच्च हो जाता है। अत्यधिक जो है मित्रों घनत्व उच्च हो जाता है और साथ में उसका आकार जो है वो छोटा होता जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जब ये ब्लैक होल का निर्माण होता है तो इसी ब्लैक होल में एक काला वामन भी आकर के
मिल जाते हैं। मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता दूं कि ब्लैक होल की एक चिम्मच ब्लैक होल की एक चिम्मच मिट्टी का भार जो होता है वो इक्वल टू 10 हाथियों के बार के बराबर होता है। हाथियों के भार के बराबर होता है मित्रों। तो जो ब्लैक होल होता है यहीं पे तारों का अंत हो जाता है और सभी तारे, चाहे वो काला मामन हो आपका, चाहे क्वेसर हो, ये सब तारे आके बाद में ब्लैक होल में ही मिल जाते हैं। और यहीं पर रंग कैसा होता है मित्रों, तो तारों का रंग जैसा होता है उसको हम देख लेते हैं कि किस पर तारों का रंग। मित्रों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है तारों का रंग। तो मित्रों जो तारों का रंग है वो उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा तारों का तापमान रहेगा उसी के अनुसार उसके रंग का भी निर्धारण होगा। तो जैसे 3 प्रकार के तारे होते हैं, जैसे लाल रंग जब हो तारे का रंग लाल हो, जो रंग हो तारे का जब लाल हो तो ये निम्न तापमान है, तब तारे का रंग लाल रहता है। नंबर 2 सफ़ेद मित्रों जब रहता है तारा तो इसका तापमान मध्यम रहता है, मध्यम तापमान। नंबर 3 जब तारे का रंग नीला हो जाता है, तो तारे का जो तापमान है वो अत्यधिक उच्च होता है। तो मित्रों ये हमने जान लिया कि तारों का जो रंग होता है वो उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। तो मित्रों आज हमने इतनी चीज़ें जानी कि तारा क्या होता है, तारे कैसे बनते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, तारे की मृत्यु कैसे होती है, यानी उसका अंत कहाँ ब्लैक होल में जाकर के होता है, कैसे होता है, तारों का रंग हमने बता दिया। इसी के साथ मित्रों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।